हमारा दौर ये कितनी तरक्की कर गया है, जिसने भी सुना वो सुन के डर गया है। ये नई ताजा खबर है साहब, सोनम तो जिंदा है मगर भरोसा मर गया है। दोस्तों, रिसेंटली आप सभी ने एक दिल दहला देने वाली घटना जरूर सुनी होगी और वो ये है कि एक नई नवेली दुल्हन खुद से अपना हनीमून प्लान करती है और कैसे बेरहमी से अपने पति की हत्या कराती है। पूरी कोशिश करती है कि वो पुलिस की, कानून की आंखों में धुगल झोंक सके और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को प्रेमी के साथ खुशहाल तरीके से जी पाए। अगर आप भी किसी के प्रेम में पागल हैं और अगर वो लड़की आपको कोई प्लान बी समझाती है, ये कहकर कि माता पिता नहीं मान रहे हैं इसीलिए मजबूरी में मुझे ये करना पड़ेगा, तो समय रहते इन 5 बातों को समझ लें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि इस वीडियो को दिव्य मार्गदर्शन की तरह प्रयोग करें। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आप ये समझें, आप अखबार देखें। अखबार में अधिकतर जो सुर्खियां होंगी वो इस तरह की होंगी कि एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। पर कितनी घटनाएं आपने ऐसी पढ़ी हैं जिसमें यह लिखा हो कि एक पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करी? शायद ना के बराबर। तो यहां समझने वाली बात यह है कि चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन अगर एक लड़की या कोई महिला आपसे ये कह रही है कि एकमात्र विकल्प यही है, हमें किसी को रास्ते से हटाना होगा, तब मैं तुम्हें मिल सकती हूँ या तुम मुझसे मिल सकते हो, तो ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग का हिस्सा कभी ना बने। क्योंकि आप ये देखें कि ये बात सिर्फ आपके जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, उसके पीछे माँ, बहन, भाई, पूरा परिवार होता है। अब अगर इस घटना में उस लड़के की हम सोचें जो उसका प्रेमी है, वो एक गरीब परिवार से आता है, उसकी बूढ़ी माँ रो रो कर ही गुहार लगा रही है, वो ये कह रही है मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। बहनें बिलख रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है, वो उनके परिवार का एक सहारा था। आर्थिक स्थिति परिस्थिति उस पर निर्भर कर रही थी। अब कौन उसकी बहनों के साथ शादी करेगा? बात सिर्फ प्रेम प्रसंग तक नहीं है, बात परिवार की इज्जत तक की है, बात 7 पीढ़ियों की है, बात समाज की है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कर्म की है। हम कानून को तो एक लंबे समय तक गुमराह कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, लेकिन कर्म हमें कभी नहीं छोड़ता है। कर्म एक ऐसे बीज के समान है, जिस तरह का बीज होगा फल भी वैसा ही होगा। इसलिए हमें अपने कर्म को सुधारना है और कर्म से बचना है, और वो तब होगा जब हम सत्कर्म करेंगे। दूसरा, आप ये समझें कि अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो क्लियरली उस लड़की को आप ये बताएं कि मैं अपने करियर पे फोकस रहूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं अपने माता पिता से बात करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स अगेंस्ट हैं तो मैं शादी नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां ये कहती हैं कि हमारे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और अफसोस एंड मोमेंट पर वो अपने बयान बदल देती हैं। इसे मैं भारतीय कानून का दुर्भाग्य मानूंगी कि लड़कों के फेवर में कानून है ही नहीं। लड़की एक स्टेटमेंट अगर अपने प्रेमी के खिलाफ दे दे तो उसके ऊपर लूटपाट, अपहरण और बलात्कार जैसे संगीन आरोप लग जाते हैं, और बहुत सारे लड़के हैं जो आजीवन कारावास भोग रहे हैं अपने इसी प्रेम प्रसंग के कारण। तो ये विचार करने वाली बात है कि सिर्फ दिमाग पर प्रेम सवार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज को दांव पे लगा लें। बात है अगर तरीके से चलने की तो ठीक है, पेरेंट्स की रजामंदी नहीं हो रही है तो एक लीगल तरीके से अगर चलता है मामला, कोर्ट मैरिज भी करते हैं तो समझदारी से वो करना है, लेकिन ये भागने वाला विकल्प कभी नहीं चुनना है। तीसरा, आप इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि आप कितने भी बड़े मास्टरमाइंड हो, जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। अब अगर हम यहां सोनम की कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो सोनम ने बहुत स्मार्ट तरीके से अपनी सासू माँ को ये बताने की कोशिश करी कि आज मेरा व्रत है और इनकी ट्रैकिंग के चक्कर में मैं अपना व्रत थोड़ा ना तोड़ दूंगी। और सासू माँ बड़ी खुश है कि मेरी बहू कितनी प्यारी है, और वो बलिहारी नहीं जा रही थी उस कॉल रिकॉर्डिंग में। लेकिन पुलिस ने इसी को एक एक पॉइंट बनाया, और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्होंने पूछा, जहां वो लोग रुके थे वहां उनसे पूछा कि क्या फूड ऑर्डर हुआ था, तब उन्होंने कहा कि हाँ फूड ऑर्डर हुआ था और सोनम ने भी खाया था। इसी तरह से जब उसे ये लगा कि अब ज्यादा दिन तक मैं पुलिस से बच नहीं सकती, तो फिर उसने
एक प्लानिंग के तहत रात को 1:30-2 बजे वो एक ढाबे पे पहुंची और बदहवास सी स्थिति में उसने इस तरह की कहानी बनाने की कोशिश करी कि मुझे ये लोग अपहरण करके ले गए थे, मेरे साथ बदसलूकी हुई, लूटपाट हुई। जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसके एक खरोंच नहीं थी। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि पुलिस को हम गुमराह कर ही नहीं सकते। हमारी जहाँ बुद्धि खत्म होती है, वहां से उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अभी बीते दिनों भी एक पता नहीं कौन से स्टेट की थी, अभी एक्चुअल में याद नहीं आ रहा मुझे। मैंने ये खबर देखी, उसमें एक लड़की है जो कि अपने ही एक पड़ोस के लड़के से प्यार करती है और वो अपनी माँ से कहती है मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, पर वो लड़का बेरोजगार है, माँ मना कर देती है, उससे शादी नहीं हो सकती। तो वो क्या करती है, फिर अपने माता पिता की सहमति से शादी कर लेती है। उसके बाद अपने पति को ये कहती है कि मुझे एक मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे एक बीच वाली डेस्टिनेशन पे जाना है। अब एग्जैक्टली मुझे ये भी याद नहीं है कि कौन से किस जगह थे वो लोग, लेकिन पति उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसको एक बीच वाली डेस्टिनेशन पे लेके जाता है, जिसमें बहुत लंबी लंबी लहरें आ रही हैं और वो मजे ले रही है, सेल्फी ले रही है और वो ये दिखा रही है कि वो बहुत खुश है और वो अटखेलियां कर रही है। तभी अचानक उसके हस्बैंड के फोन पर कॉल आता है, हस्बैंड उस कॉल में बिजी हो जाता है और वो इस चीज का फायदा उठा के वहां से गायब हो जाती है। अब हस्बैंड जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है कि शायद कोई बहुत तेज लहर आई और वो लहर उसको लेके चली गई है। वो रिपोर्ट करता है, वो इन्वेस्टिगेशन मांगता है और इसमें सरकार का करोड़ों रुपए खर्च होता है क्योंकि उसके लिए हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू करने के लिए उसके लिए भेजे जाते हैं। पर हफ्ते भर बाद, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी, तो पुलिस को ये डाउट था कि कहीं कुछ और मामला तो नहीं है, तो उस लड़की के जो पेरेंट्स थे उसके फोन्स को ट्रेस किया जा रहा था। तो वो कॉल रिकॉर्ड हो रही थी। हफ्ते भर बाद उस लड़की को लगा कि शायद मेरी माँ परेशान होगी, उसे लग रहा होगा कि वे कहीं किसी हादसे में मर तो नहीं गई। तो उसने हफ्ते भर बाद माँ के नंबर पे कॉल किया और कहा कि माँ आप परेशान मत होना, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं अब अपने उस प्रेमी के साथ हूँ जिसके साथ मैं शादी करना चाहती थी और आपने मना कर दिया। पुलिस ने तुरंत वो कॉल रिकॉर्ड कर ली और एविडेंस के तहत वो पेश किया गया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, हम लोग कितनी भी होशियारी दिखा लें लेकिन कानून से हम बच नहीं सकते। देर सवेर ये सब चीजें आगे आएंगी ही आएंगी, इसीलिए हमें इन चीजों से सबक लेना है। चौथा, आप ये देखें, मतलब ये इसे मैं दुर्भाग्य कहूंगी, ये क्या धर्म है और क्या आस्था है और क्या आध्यात्म है। वो लड़की, जब उससे ये पूछा गया, सोनम से ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आप पढ़ी लिखी थी, आप चाहती तो आप अपनी मन की कर सकती थी, आप तो बालिग थी, पढ़ी लिखी थी, तो आपने ये कदम क्यों उठाया। तो उसने बताया कि जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से एक अगर लड़की मांगलिक है तो उसकी मांगलिक लड़के से ही जब शादी होती है तो वो दोष खत्म हो जाता है। तो उसके दिमाग में ये था कि अगर मैं एक मांगलिक लड़के से शादी करके फिर अपने प्रेमी से शादी करूंगी तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। अब आप ये सोचें, कौन सी शक्ति, कौन सा धर्म और कौन सा भगवान उसको सपोर्ट करेगा कि एक निर्दोष इंसान की हत्या कराकर वो अपने प्रेमी की, अपने प्यार की दीर्घायु की कामना कर रही है। ये दुर्भाग्य है। कर्म कभी भी नहीं छोड़ता है और लोग हमें हमारी प्रेजेंटेशन से आंकते हैं, लेकिन हमारा कर्म हमारी इंटेंशन से हमारा हिसाब करता है। इसीलिए कर्म सर्वोपरि है, उससे किसी भी कीमत पे नहीं बता जा सकता। और मैं तो उन लोगों को भी जानती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्हें पता होता है कि कोई व्यक्ति कमिटेड रिलेशनशिप में है, उसमें भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ कराते हैं, इस तरह के हवन यज्ञ और व्रत करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं कि कैसे भी उसका टूट जाए और मेरा जुड़ जाए। आप ये समझें कि कोई भी जो जो शक्ति है वो कभी भी इस तरह की चीज को सपोर्ट नहीं करती है कि किसी हमने दूसरे का बुरा चाहा और अपने की अच्छे की कामना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सब्र कर लेते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि नहीं उसका अच्छा हो, हम कैसे भी सब्र करके रह जाएंगे और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें सब्र दे, तो चांसेस हैं कि या तो हमें वो मिलेगा या उससे भी अच्छा मिलेगा। पर ये तब होता है जब हमारी नीयत अच्छी है। पांचवा और अहम, ये घटना तकरीबन 17-18 साल पहले की है।
उन दिनों यूपी में जो जातिवाद था वो बहुत चरम पे था। मतलब किसी कीमत पे वो अदर कास्ट में अगर शादी होती थी तो बड़े कलेश होते थे। तो उसमें ये था कि लड़की जो थी वो ब्राह्मण परिवार से थी और लड़का यादव कम्युनिटी से था। दोनों अच्छा पढ़ रहे थे, अच्छी पोजीशन पे थे। जब उन्होंने ये बात कही अपने माता-पिता से कि वो शादी करना चाहते हैं, तो उन दोनों ही परिवारों ने क्लियर मना कर दिया। यहाँ तक कि लड़की के परिवार ने तो क्लियर कह दिया था कि हम जान से मार देंगे अगर तुमने ऐसा कुछ किया। लड़की ने लड़के को बताया। फाइनली दोनों ने ये डिसाइड किया कि अगर माता-पिता नहीं मान रहे हैं या परिवार नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग अब अपने-अपने रास्ते होते हैं। अब उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि ये हमारी लास्ट मीटिंग है, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। अब हम अपनी जो ज़िंदगी जिएँगे, वो अपने परिवार की खुशी के लिए जिएँगे। उसके बाद लड़की की शादी पहले होती है, डेढ़ 2 साल बाद लड़की की शादी होती है और तकरीबन 1 सवा साल बाद एक कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की और उसके ससुर की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद अब वो एक विडो के रूप में अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। और यहाँ कुछ साल बाद, शायद 1 सवा साल बाद उस लड़के की भी शादी होती है और वो जो लड़का था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के डिलीवरी के टाइम वो जो उसकी वाइफ है और वो बच्चा डिलीवरी टाइम में ही ऑन स्पॉट खत्म हो जाते हैं। अब दोनों ही अपनी पैरेलल लाइफ अकेले में जी रहे हैं। अब ऐसे में एक म्यूचुअल फ्रेंड जो लड़की के भी कांटेक्ट में आता है, लड़के भी के भी कांटेक्ट में आता है। जब वो ये देखता है कि ये लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी इस तरह से पैरेलल रियलिटी में अलग-अलग सिंगल तरीके से जी रहे हैं, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो कैसे भी उन्हें मिलवाएगा। वो मिलवाता है और उसके बाद वो दोनों करेज दिखाते हैं और फिर अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। अब उनके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि भारतीय समाज में एक विडो लड़की के लिए आसानी से रिश्ता नहीं मिलता है और उन्हें ये होता है कि लड़की का एक पहाड़ जैसा जीवन है, वो किसके सहारे काटेगी। उसके बाद दोनों के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होती है और उसके बाद वो लोग मिलते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आपके लिए बना है, वो देर सवेर आपका हो जाएगा, अगर नीयत अच्छी है। और अगर वो आपके लिए नहीं बना है, तो अगर आपने नियत का टेस्ट पास किया है, तो उससे भी अच्छा आपको मिलेगा। क्योंकि जो नियत है, उसका परिणाम देर सवेर मिलता ही मिलता है। और माता-पिता से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब ये जान लेते हैं कि आपके बच्चे का कोई प्रेम प्रसंग है और आप उसके खिलाफ हैं, तो अपनी तरफ से उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए। और अगर किसी भी हद पे वो अगर नहीं समझ रहे हैं, तो बेशक आप लिखत-पढ़त में ये कह दीजिए कि इसके बाद मेरा तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं होगा, तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। इस तरह से करके आप उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लें, वो ठीक है। बजाय इसके कि वो किसी और इनोसेंट को अपना टारगेट बनाएँ और ये अपना मास्टर प्लान जो उनके दिमाग में कचरा घूम रहा है, वो किसी और तरीके से सामने आए और किसी और की ज़िंदगी, किसी और का परिवार दाँव पे लगे। बहुत-बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।